हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग इन्वायरमेंट लॉ से जुड़े हुए 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम और बाकी जो भी लॉ एग्ज़ाम में जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम में, उन सब में ये क्वेश्चंस, ये सेशन आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, केस लॉ बेस्ड, डॉक्ट्रीन बेस्ड, इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेस्ड, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन बेस्ड, असर्शन रीजनिंग बेस्ड एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए कि करके शुरुआत करते हैं विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग है और इसमें लिस्ट 1 दी है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड अग्रीमेंट्स की एंड केस लॉ की, और बोला है कि कौन सा कन्वेंशन या कौन सा केस किस बात से जुड़ा हुआ है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें बताना है। देखिए, जो ट्रेल स्मेल्टर केस है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल केस है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट लॉ, जो कि यूएस एंड कनाडा के बीच में हुआ था। एंड दिस केस इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज बिटवीन नेशन। इसमें कोर्ट ने, आईसीजे ने ये हेल्प किया था कि हर नेशन को ये कोशिश करना चाहिए कि ट्रांस बाउंड्री वेस्ट ना जाए दूसरे के कंट्री में, दूसरे की बाउंड्रीज में, एंड पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डैमेज को प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ए का आंसर है 3। ठीक है, इसके बाद बेसिल कन्वेंशन जो है, जो कि 1989 का है, ये कनेक्टेड है विद द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, तो बी का है 2। अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी आफ्टर द रियो डिक्लेरेशन, तो ये है रिलेटेड टू द यूएन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यही कहलाती है रियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो 3 का आंसर है, सी का आंसर है 4। एंड द लास्ट क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज कनेक्टेड टू द क्लाइमेट चेंज और ये 1997 में हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द इन्वायरमेंट। अगेन मैच द फॉलोइंग है एंड इसमें आपसे इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रिंसिपल्स जैसे पोल्यूटर पे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमें बताना है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? सो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट जो भी पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को वो पे करेगा फॉर दैट डैमेजेस। ठीक है, तो इसका है A1, कॉस्ट बर्डन ऑफ इन्वायरमेंट डैमेज शुड बी बोर्न बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि हमको प्रायर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट रिस्क इवन विदाउट फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी। थर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम अपने आगे फ्यूचर के जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट मीट्स द करंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। एंड द लास्ट इंटरजनरेशनल इक्विटी। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स अक्रॉस द डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, तो क्लियर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, again we have a match the following question related to the environment international environment agreements। तो यहाँ पे हमें कुछ environment agreements दिए हैं लिस्ट 1 में, हम बताना है कि इनका क्या पर्पस था। ठीक है, सो पहला है आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972। तो इसका क्या पर्पस था? इसका पर्पस था इट वॉज द फर्स्ट मेजर डिक्लेरेशन विच रिकॉग्नाइज द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ए का ऑप्शन है आपका 4। फिर है रामसर कॉन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था। ठीक है, इसका पर्पस था वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, तो ऑप्शन हो गया 1। फिर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जो कि रियो डिक्लेरेशन के बाद कन्वेंशन जो है हेल्ड हुई थी। सो इसका पर्पस है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सो सी का है 3। एंड द लास्ट पेरिस अग्रीमेंट जो कि 2016 में हुआ था, जिसका पर्पस था क्लाइमेट प्रोटेक्शन, है ना, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना, जो कि किगाली अग्रीमेंट को रिप्लेस करके आई थी। सो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो ए का 4, बी का 1, सी का 3। सो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट केस बेस्ड है ये, कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था कि राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, कि सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रदान करना चाहिए, ये उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ
AP यानी कि आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MV नायडू, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, बॉन कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद, तो बॉन कन्वेंशन जो कि 1979 में हुई थी, इसका पर्पस था या ये एसोसिएटेड थी विद द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसका ऑब्जेक्टिव था माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करना। सी इज द राइट आंसर। Next, sixth question. The regulation of access to the biological diversity is described under which chapter of Biological Diversity Act? देख रहे हो आप क्वेश्चन कितनी डीप से आता है। अब मतलब ये जो लेजिस्लेशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें आपसे चैप्टर पूछा है कि कौन से चैप्टर में इन प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन है। तो रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 है इस एक्ट का। तो चैप्टर 2 इज द राइट आंसर। इसका मतलब है जैसे कि जितने भी चैप्टर है ना, तो उन चैप्टर के हेडिंग्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने देखा था जैसे यूजीसी नेट की एग्जाम की बात करूँ तो 2023 और 2024 में ना इससे क्वेश्चन ना आके जो नया रिसेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 आया है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उसको भी देख कर जाना यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, तो ये जो राइट है हमारा, राइट टू इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसमें क्या क्या राइट कवर होते हैं? तो देखिए इसमें राइट टू हेल्थ कवर होता है ना, कि हर व्यक्ति को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, उसका हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे। राइट टू सैनिटेशन कवर होता है। इसके साथ साथ राइट टू क्लीन टेक्नोलॉजी भी कवर होती है। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कवर होता है? नहीं, इसका इन्वायरमेंट से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं राइट टू क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसका सिंपल मतलब है द एक्सेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, जो कि हेल्प करती है इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज एंड विच प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या एग्जाम्पल होंगे क्लीन टेक्नोलॉजी के? जैसे कि आपकी इनोवेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, हाइड्रो पावर्स एटसेट्रा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ABC इज द राइट आंसर। Next question, question number 8. So which international agreement promotes the clean technology adoption in developing country? क्योंकि यहाँ पे अब क्लीन टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो हमने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐड ऑन कर दिए। एक क्वेश्चन है कि किस कौन सा इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो इसका आंसर है गाइस क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 का है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस था कि ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकना है ना, कार्बन एमिशंस को रोकना। तो अल्टीमेटली ये क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ इसके बाद आया था पेरिस अग्रीमेंट 2016 का, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम था, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज A and C, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी जो है वो यूज की जाए, उसका इनोवेशन हो। ओके, अगेन मैंने क्लीन टेक्नोलॉजी पे एक और क्वेश्चन ऐड किया है, दैट राइट टू क्लीन टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल। तो देखिए ये क्लोजली एसोसिएटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, कि आज के टाइम में हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, ऐसी ऐसी इनोवेशंस लाएंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और पोल्यूशन से प्रिवेंट करे। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसके अलावा हाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी है कि हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं ना कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें आने वाली आपदाओं से, है ना। तो A and B इज द राइट आंसर, देयरफॉर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कमिटेड टू प्रोवाइड। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 होते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव था कि कुछ ऐसे गोल्स को प्रोटेक्ट अचीव करना बाय द ईयर ऑफ 2030, जिससे हमारी जो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट है, चाहे इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली, वो डेवलप हो हर कंट्रीज़ का, ठीक है। और 17 इसमें SDGs हैं। तो हमें पूछा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज, यस, ये इसका एक वन ऑफ द SDG है। सेकेंड, इम्प्रूविंग द रिन्यूएबल एनर्जी, यस, अगैन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द SDG। डबलिंग द एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, नहीं, ऐसा कोई भी इनका गोल नहीं था, डबल करने का नहीं था। यही था कि मॉडर्न, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी सर्विसेज जो है वो यूटिलाइज करनी है, एक्सेस करनी है। तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल, देयरफॉर A, B, D इज करेक्ट, D इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन,
विच गोल एम्स टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो देखिए मैं आपको बोलूँगी ज़रूर, आप इन्वायरमेंट लॉ तैयार कर रहे हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस टॉपिक को पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बनता है. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कौन सा SDG जो है वो बात करता है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल पार्टनरशिप. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है SDG 17. जो लास्ट SDG है वो ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने का बात करता है. नेक्स्ट इज द पेरिस अग्रीमेंट इज क्लोजली लिंक टू विच SDG. ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है पेरिस अग्रीमेंट जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकना, ठीक है, कार्बन एमिशंस को रोकना, ठीक है, अल्टीमेटली क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना. तो कौन सा SDG है जो एनर्जी के रिलेटेड है? दैट इज दी yes, climate actions, to promote the climate actions. So 2 is the right answer. नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब हम लोग एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं. वी हैव टू मैच. लिस्ट 1 है कि कौन से केस में क्या अपहेल किया गया. तो देखिए MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वाले केस में जो पब्लिक ट्रस्ट की डॉक्ट्राइन थी वो इवॉल्व हुई थी. तो C का आंसर है 1. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो हैं वो दिए गए थे स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज के केस में. ठीक है, इसलिए 2 इज द आंसर ऑफ A. इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूल्स, ये रिकमेंडेशन दी गई थी भूरेलाल कमेटी के द्वारा. ठीक है, एंड राइट ऑफ ईच जनरेशन टू बेनिफिट फ्रॉम पास्ट जनरेशन एंड टू प्रिजर्व दिस हेरिटेज फॉर फ्यूचर. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है इंटर जनरेशनल इक्विटी का डॉक्ट्राइन, एंड D का आंसर है 3. ठीक है, सो A का 2, B का 4, C का 1. सो B इज द राइट आंसर. ठीक है, देखिए तो मतलब ऐसा नहीं कि प्योरली सिर्फ केस बेस्ड मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या फिर डॉक्ट्रिन बेस्ड मिक्स भी आ रहा है. मतलब वो आपका हर एस्पेक्ट से आपका नॉलेज जज कर रहे हैं. तो आपको केसेस भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं, आपको डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ के जानी है, आपको कन्वेंशंस भी पढ़ के जानी है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द NGT एक्ट ऑफ 2010. उसमें बोला है कि प्रियम्बल में कुछ कॉन्फ्रेंसेस के नाम मेंशन है कि NGT जो है वो किससे इंस्पायर हुआ है. तो कौन सा मेंशन नहीं है? तो देखिए रियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1992 भी मेंशन है, आर्टिकल 21 भी मेंशन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 भी मेंशन है, लेकिन जोहान्सबर्ग मेंशन नहीं है. सो A इज द राइट आंसर, क्योंकि बोला है डज नॉट मेंशन. सो A इज द करेक्ट आंसर. ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग. दिस इज वेरी प्रोमिनेंटली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, अब हमसे पूछा है कि NGT का डेफिनेशन क्लॉज में बताने कि कौन से क्लॉज में कौन सा वर्ड एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, तो देखिए 2A में एक्सप्लेन्ड है एक्सीडेंट. ठीक है, एक्सीडेंट इज एक्सप्लेन इन 2A. सो इसका हो गया 1. ठीक है, इसके बाद हम बात करें इन्वायरमेंट 2C में एक्सप्लेन्ड है, तो ये हो गया 4. ठीक है, कई बार 1-2 भी आ जाते हैं ना आपको, तो आप उससे भी करेक्ट, जैसे कि देखो B का 4, तो B का 4 इसमें है एंड D का 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. तो बाकी तो हजार्डियस सब्सटेंस है 2F में, है ना, और हैंडलिंग है 2E में. ठीक है, हो गया ना. तो डेफिनेशंस को देख के जाना NGT एक्ट के. ओके, मूविंग अहेड. द लीगली बाइंडिंग लिमिट टू कार्बन एमिशन वाज लेड डाउन इन, तो इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997. ठीक है, जो कि 1997 में अडॉप्ट की गई थी एंड इसको इन्फोर्स किया गया था 2005 में. ये इसका इन्फोर्समेंट ईयर है, आप याद रखना. ठीक है, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू सेट द लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस एमिशंस. ठीक है, ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी माना जाता है विच एम्ड for reducing the greenhouse gas emissions. Now, 17th question is, under which article of Indian Constitution does the state have a duty to protect and improve the environment? तो स्टेट की ड्यूटी की बात हो रही है, यानी कि हम DPSP की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें स्टेट का ड्यूटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना. तो गाइज बड़ा आसान सा है ये. दिस इज आर्टिकल 48A, है ना. चलिए, अच्छा कमेंट में बताओ कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. ठीक है, चलो 18th क्वेश्चन. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 वाज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू विच डिजास्टर. ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, ये कौन से डिजास्टर, कौन सी कैलामिटी अकर होने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आया था. ठीक है, गाइस इसका आंसर है द भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, जो कि हुई थी, बहुत ही बड़ी आपदा थी, उसके बाद ही ये जो लेजिस्लेशन है वो इवॉल्व हुआ था. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. केस बेस्ड है. ठीक है, लिस्ट 1 में केसेस हैं, लिस्ट 2 में उसके जजमेंट है. तो मुरली देवरा बड़ा ही फेमस केस है गाइज. किसको लेके? बैन ऑन स्मोकिंग को, क्या पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते. तो इसका हो गया 3. ठीक है, सुनील बत्रा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है
इसमें जजमेंट दिया गया था कि जेल के अंदर प्रिजनर्स के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो बी का आंसर है 1। ठीक है, हुसैन आरा खातून पीआईएल को लेके बड़ा ही फेमस एंड वन ऑफ द फर्स्ट केस है जिसमें स्पीडी ट्रायल को लेके पीआईएल जो है सबमिट की गई थी, तो इसका आंसर है 4। एंड रेलेक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा आप लोग ना कमेंट में बताना कि जैसे हम लोग आंसर बाद में डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग पहले अटेम्प्ट करना, मतलब अगर आपका तैयारी है तो आप लोग पहले ही अपने नोटबुक में आंसर्स लिखते जाइए, फिर मुझे लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने आउट ऑफ 50 कितने करेक्ट कर पाए थे और कितने आपके गलत हुए थे, है ना, ये आपका एक असेसमेंट होगा। चलिए 20th क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल टू बोथ इन्वायरमेंट एक्ट एंड द एयर पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वो पास टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ, मतलब ये दोनों ही जो कानून हैं ये किस कॉन्फ्रेंस से इन्फ्लुएंस होके या किसके डिसीजन से डिराइव होके ये इवॉल्व हुए थे, और ये बात इनके प्रीएम्बल में ही मेंशन है। तो गाइज इसका आंसर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन सा है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस दैट इज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ 1972। ठीक है, इसे हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं क्योंकि ये वहाँ पर ही हेल्ड हुई थी। ठीक है, and it is considered to be the first major international effort to address the global environment concerns leading to various national and international environment laws. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 इज अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारी कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं एंड ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए बॉर्न कन्वेंशन बताइए, बड़ा ही आसान है इसका आंसर। बॉर्न कन्वेंशन जुड़ा हुआ है आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी स्पीसीज से। ठीक है, तो इसका हो गया 3। ठीक है, वियना कॉन्वेंशन जुड़ा हुआ है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को लेके, 1985 का है ये, तो दिस इज 1। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स, दिस इज 2। ठीक है, एंड द लास्ट रॉटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स, so दिस इज 4। सो ए का 3, बी का 1, सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2, 2 इज द राइट आंसर। 22 the word environment has been defined under which section of environment protection act? तो देखिए 2A में डिफाइंड है, ये आप याद रखना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, एक आप इन्वायरमेंट में याद रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 2A में है, और एक एनजीटी में भी एक्सप्लेन है इन्वायरमेंट, उसमें 2C में है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट इज केस लॉ बेस्ड है, दैट इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट नॉइज पोल्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वॉज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। तो बेसिकली नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल को लेके ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, और इसका आंसर है द चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी, सी इज द राइट आंसर। ये 2002 का केस है आई थिंक, यस। ओके नेक्स्ट 24 अंडर विच प्रिंसिपल इज द पोल्यूटर पे इज एनविजेज्ड। ठीक है, तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है वो रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल 16 में एन्यूमरेटेड है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसी तरीके से जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल 15 में एन्यूमरेटेड है। ठीक है, तो 3 इज द राइट आंसर हियर। 25 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, दैट असर्शन क्या कह रहा है, दैट राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड क्लीन वाटर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ राइट ऑफ अ डिग्निफाइड लाइफ। यस, बिकॉज रीजनिंग क्या है, दीज राइट्स आर द बेसिक एलिमेंट दैट सस्टेन द लाइफ, वेरी वेरी ट्रू, एंड सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 26 अगेन असर्शन रीजनिंग। असर्शन क्या कह रहा है, दैट the polluter bay principle says that absolute liability for the harm to environment extends not only to compensate the victims but also to the cost of restoring the environment degradation. True, this is correct. And reasoning is because MC Mehta versus Kamalnath and other has decided so. नहीं, MC Mehta वाले केस में polluter पे principle नहीं था। polluter पे principle इवॉल्व हुआ था आपका इंडियन लीगल इन्वायरो एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1996। ठीक है, तो ये गलत है, सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, so 3 is the right answer. Which schedule of NGT provides for the heads of compensation? तो guys NGT एक्ट के अंदर 3 schedules हैं। ठीक है, तो उसका जो शेड्यूल 2 है वो आपका heads of compensation बताता है, इसलिए आप एक बार शेड्यूल्स को देख लेना। ठीक है, जैसे शेड्यूल 1 में कुछ लेजिस्लेशंस बताई हैं कि जिनके जो जजमेंट्स हैं या ऑर्डर्स हैं वो NGT के पास आएंगे। शेड्यूल 2 में हेड्स ऑफ कॉम्पनसेशन है, शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट की बात की गई है। ठीक है, चलिए 28 पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को हम और क्या नाम से जानते हैं, तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, यानी कि जिसने वो गंदगी प्रोड्यूस की है, जिसने वो पोल्यूशन प्रोड्यूस किया है, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 29 सेक्शन 28 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, इसका आंसर है द विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप एक बार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में
इसका याद रखना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज को लेके कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है इतना याद रख लेना, रिजर्व फॉरेस्ट के कहाँ से कहाँ तक है, और विलेज फॉरेस्ट का सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 28, ठीक है, इसलिए इस पर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आ जाता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट 30. In the light of which article of Indian Constitution the Environment Protection Act was enacted, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो है वो ये हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इवॉल्व हुआ या इनेक्ट हुआ. तो इस गाइस इसका आंसर है आर्टिकल 253. 253 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट कि पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक एनी लॉ फॉर विच फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी अग्रीमेंट कन्वेंशन, ठीक है. और हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रिजल्ट है ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ 1972. तो ये आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो किसी भी टेरिटरी के लिए, किसी भी पूरी टेरिटरी के लिए ऑफ द इंडिया, फिर किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, एनी कन्वेंशन और एनी अग्रीमेंट, ठीक है. सो 253 इज द राइट आंसर. ओके, 31st इज द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. तो इनमें से कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को डील करते हैं. तो देखो पहला आर्टिकल 51AG जो कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड करता है फॉर एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, ठीक है. इसके अलावा आर्टिकल 48 ऊपर पढ़ा था हमने, ये DPSP है कि स्टेट का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है. इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आर्टिकल 49 भी इसमें आ जाएगा. देखो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन दिए होते A एंड C, लेकिन यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन 3 के हैं, तो अब आप इवेल्युएट करोगे. देखो आर्टिकल 40 नहीं होगा. आर्टिकल 40 किससे जुड़ा हुआ है? वो विलेज पंचायत से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है इन्वायरमेंट से, तो आर्टिकल 40 रॉन्ग हो गया. 51AJ ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है. सॉरी, 51AJ किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, तो ये भी नहीं है कहीं से कनेक्टेड. 49 क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट कि ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दैट state has a duty to protect the monuments and the places of artistic or historic interest which ultimately includes environment and cultural heritage. ना कि यहाँ पे आपको monuments को protect करना है, ठीक है, उनका देखभाल करना है, और जितनी भी historic interest की जगह हैं, artistic interest की जगह है, उनको protect करना है. तो ultimately हम यहाँ पे cultural and environment heritage को protect कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा A, C and D. 1 is the right answer. ठीक है. Okay. Next. 32. सो एज पर द NGT एक्ट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स. अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं आएगा सवाल कि इन्वायरमेंट कौन से क्लॉज में, इतना भी पूछेंगे कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है. तो ये पूरी बात लिखी है और बोला है कि और क्या है. सो इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड, देयर इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट एमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. 3 इज द राइट आंसर. किसमें बताया था मैंने? 2C में है. ओके, 33. According to section 20 of the NGT Act, what are the principles that should be applied by NGT while passing the orders and decisions, ठीक है. So section 33 में बोला है कि ट्राइब्यूनल जो है वो अपने ऑर्डर्स देते वक्त इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकती है, ठीक है. तो देखिए इसमें आंसर उसमें आप पढ़िएगा तो दिए हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे. सो A, B, C इज द राइट आंसर हियर, सेक्शन 20. ओके. 34. According to section 6 of Environment Protection Act, which authority has power to make rules to regulate the environment pollution? So central government has power, ठीक है, central government. Next section 30, question 35. Arrange the conventions in the chronological order, ठीक है. इंटरनेशनल कन्वेंशंस दी और हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से ईयर की कन्वेंशंस हैं, इसलिए हम फिर तभी हम क्रोनोलॉजी पे लगा पाएंगे ना. तो देखिए वियना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये कौन से ईयर में आई थी? ये 1985 की है. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ये 2004 की है, ठीक है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, आई थिंक दिस इज ऑफ द ईयर 1973. एंड द लास्ट बेसल कन्वेंशन, दिस इज ऑफ द ईयर 1989, ठीक है, 1989. CAD एंड B, CADB. 2 इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार्डियस सब्सटेंस इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? तो हजार्डियस सब्सटेंस माय डियर डिफाइन किया हुआ है आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के E में, क्लॉज E में, 2E में, ठीक है. तो 2 इज द राइट आंसर. 37. What items are included in the definition of biological resources according to the Biological Diversity Act of 2023? देखो मैंने आपको बोला था ना कि अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2023 से सवाल पूछे जा रहे हैं. तो सवाल ये है कि उसमें जो एक डेफिनेशन है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, उसमें क्या क्या इंक्लूड है. तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, उनके पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिकल मटीरियल इंक्लूड है,
ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड नहीं। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पार्ट्स इंक्लूडिंग देयर वैल्यू एडेड नहीं, वैल्यू एडेड एक्सक्लूडेड है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके 38 the knowledge derived from authoritative books specified in first schedule to the Drugs and Cosmetic Acts of 1940 means what as per the definition of Biological Diversity Act of 2023। अगेन इस एक्ट पे क्वेश्चन बना है और डेफिनेशन क्लॉज पे क्वेश्चन बना है, तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, और ये डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, that codified traditional knowledge is the knowledge which is derived from the authoritative books specified in first schedule to the Drugs and Cosmetics Act। ठीक है, तो देखो कितने डीप में क्वेश्चन बन रहा है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके 39th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अगेन। ओके, तो हमें यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक्ट दिए हैं लिस्ट 1 में, और यहाँ पे बोला है कि इस एक्ट के कौन से प्रोविजन में पेनाल्टीज का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एनजीटी एक्ट का सेक्शन नंबर 26 पेनाल्टीज की बात करते हैं। क्या पेनाल्टीज प्रोवाइड करता है कि पेनाल्टीज फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स एंड अवार्ड्स ऑफ ट्राइब्यूनल के अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स का अगर कोई उल्लंघन करता है या फेलियर करता है तो उसके अगेंस्ट पेनाल्टी है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 15 पेनाल्टीज प्रोवाइड करता है कि इट प्रोवाइड पेनाल्टीज फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट प्रोविजंस। एक्ट के किसी भी प्रोविजन का अगर कंट्रावेंशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसका पेनाल्टी है, इंक्लूडिंग द इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 51 पेनाल्टीज प्रदान करता है, दैट इट प्रिस्क्राइब पेनाल्टीज फॉर द ऑफेंसेस। किस तरह के ऑफेंसेस, लाइक इलीगल हंटिंग, ट्रेड, पोजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। एंड फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 के सेक्शन 3 ए एंड बी में पेनाल्टी के प्रोविजन है। सो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए और बोला है कि विच वन इज इनकरेक्ट। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू हजार्डियस वेस्ट। गाइज पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटेबल प्रिंसिपल आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी ट्रू। Stockholm Declaration is considered as Magna Carta, very true. No state has a right to use or permit the use of its territory so as to cause injury by fumes, very true. So A is the right answer, simple. ठीक है, okay 41st question is the Commission on Sustainable Development was established in which year? So इसका correct answer है 1992। ठीक है, आप याद रखना, इसमें मैं क्या बताऊँगी तो याद करने वाला पॉइंट है। 42 the United Nations Environment Program UNEP was established थ्रू विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये इवॉल्व हुआ था, ये हेल्ड हुआ था आफ्टर दी स्टॉकहोम डेक्लेरेशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। ठीक है, आप याद रखना। 43 एजेंडा 21। सो एजेंडा 21 इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस? सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रियो अर्थ समिट या रियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1992। ठीक है, एजेंडा 21 इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। 44th क्वेश्चन इज these are the international protocols and summits। ठीक है, हमें इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमें पता है 1985 का है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हमको पता है 1997 का है, कोपेनहेगन 2009 का है, दुरबान 2011 का है। ठीक है, एंड द लास्ट मॉन्ट्रियल 1987 का है। तो कैसे हो गया इसका करेक्ट सीरीज हो गया CBEDA, डी इज द राइट आंसर। तो गाइज देखो ईयर कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्फ्रेंस में क्या हेल्ड हुआ। ठीक है, क्या उसका आउटकम था, प्लस वो कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज हुई या हेल्ड हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज कमिंग। ठीक है, ओके 45th क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन एंड सेलेक्ट। ठीक है, हमारे जो 26 प्रिंसिपल हैं, 27 प्रिंसिपल हैं रियो डिक्लेरेशन के, वो हमको पता होने चाहिए, और अगर हम पता होंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल 1 इज स्टेटिंग दैट ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न्स। यस, प्रिंसिपल 1 यही बात करता है। इसके अलावा प्रिंसिपल 16 इज टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशनरी अप्रोच। नहीं, प्रिंसिपल 14, 15, 16 जो है वो पॉल्यूटर पे के बारे में बात करता है, और 15 जो है वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करता है। तो बी इज रॉन्ग। सी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं। डी इज डीलिंग विद प्रिंसिपल 20 वुमेन हैव अ वाइटल रोल इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। यस, दिस इज ट्रू। एंड प्रिंसिपल 24 पीस डेवलपमेंट नहीं, ये 26 में है, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर, 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी was signed at which international conference? So guys, this was signed at the Rio Earth Summit. ठीक है, next
द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज इन विच केस, तो हमने शायद ऊपर पढ़ लिया है कहीं. इसका आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का जजमेंट है ये. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है वो इवॉल्व हुआ, अप्लाइड हुआ. नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन किस केस से इवॉल्व हुआ? सो दैट इज दी MC मेहता वर्सेज कमलनाथ ऑफ 1997. ठीक है, ओके. Yes, 49. In which case the Supreme Court ordered the closure of limestone quarries in Doon Valley, Doon, Dehradun, Relic एक NGO था जो कि देहरादून में स्टेब्लिश था, उससे जुड़ा हुआ ये केस है. तो दिस इज रेलिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज, दिस सेगमेंट इज, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज इन विच केस? बताएंगे आप लोग या मैं बता दूँ? ठीक है, मैं बता देती हूँ. इसका आंसर है वेलॉर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. अगेन दिस इज ऑफ 1996. ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट लॉ. शायद सेगमेंट थोड़ा लंबा हो गया, बट हम लोग ऐसा नहीं ना सिर्फ बेयरली आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर क्वेश्चन को, ताकि हमको समझ आ सके ना कि हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना. तो बस यही था आज का सेगमेंट. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये सेगमेंट हेल्प करेगा. कितना हेल्पफुल लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, और आगे बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेके आऊँ इस तरह के सेशंस या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेरी मेहनत का यूटिलाइजेशन ले पाएँ, है ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. जिन जिन के जो एग्जाम्स हैं अच्छे से दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.